नमस्कार। आज 23 मई है, गुरुवार का दिन। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में चुनाव की खबरों को प्रमुखता दी गई है। इसमें एक अहम खबर है कि 7वें चरण में जो उम्मीदवार हैं उनमें 50 लोग करोड़पति हैं। और दूसरी खबर यह है कि सारण से आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य पर चुनाव बाधित करने की एफआईआर दर्ज की गई है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। इस खबर को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। और चुनाव आयोग की ये खबर है कि उसने निर्देश दिया है कि चुनाव प्रचार में धर्म जाति पर बोलने से बचा जाए। आइए देखते हैं इन खबरों का विस्तार क्या है। 7वें चरण के करोड़पति, ये सभी अखबारों की सुर्खियों में शामिल है कि इस बार जो है बिहार में जो जिन 8 सीटों पर 7वें चरण में चुनाव होगा, मतदान होगा, उसमें 37% यानी 50 लोग जो हैं वो करोड़पति हैं। कुल 134 उम्मीदवार हैं इस चरण में। और जो उम्मीदवार करोड़पति हैं उनमें भाजपा के 5 हैं, आरजेडी की 3, कांग्रेस, जेडीयू, एआईएमआईएम के 2 और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक उम्मीदवार करोड़पति जो वो खुद हैं। बहुजन समाज पार्टी के बारे में दिलचस्प जानकारी है कि 8 उम्मीदवार हैं इस चरण में, मतलब सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो उनमें 8 उम्मीदवारों में 7 उम्मीदवार करोड़पति हैं। कुल 42 निर्दलीय लड़ रहे हैं इस चरण में और इसमें 16 लोग करोड़पति हैं। ये जानकारी एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच ने जारी की है। सबसे अमीर हैं पटना साहिब से भाजपा के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद। आपको मालूम है कि वो वकील भी हैं और उनकी अच्छी कमाई वकालत से भी होती है। उनके पास 40 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। पटना साहिब के सांसद हैं और उम्मीदवार भी हैं इस बार भी। दूसरे स्थान पर पटना साहिब से ही बसपा उम्मीदवार नीरज कुमार हैं, जिनकी संपत्ति 23 करोड़ की बताई गई है। और काराकाट के निर्दलीय भोजपुरी स्टार पवन सिंह 16 करोड़ के मालिक हैं। तो ये थी करोड़पति उम्मीदवारों के बारे में अखबारों में दी गई जानकारी। अब चर्चा करते हैं रोहिणी आचार्य पर केस की। आप सबको पता है कि लालू प्रसाद की बेटी हैं, सारण से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। छपरा में चुनाव के दौरान हंगामे का आरोप है उनके ऊपर और उनके साथ साथ आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता भोला यादव हैं, उन पर भी यही आरोप है और उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन दोनों पर आरोप है चुनाव बाधित करने का। ये एफआईआर प्रशासन ने दर्ज कराई है। एक और एफआईआर दर्ज कराई गई है रोहिणी आचार्य पर, वो एक भाजपा कार्यकर्ता ने कराई है और उसमें हत्या के प्रयास और गाली गलौज वगैरह करने का आरोप लगाया गया है। आपको पता है कि एक तेलपा बूथ है जहाँ पे रोहिणी आचार्य गए थी कुछ देखने के लिए। उनका कहना था कि कुछ वैसे लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने वोट डाल रखा था, उन्होंने वहाँ से हटने के लिए कहा। इस पर हंगामा हुआ, प्रशासन ने उस पर भी बचाव कर दिया। अगले दिन भिखारी ठाकुर चौक पर दोनों के समर्थक आरजेडी और बीजेपी के समर्थक जुट गए और वहाँ पर भी काफ़ी बहस हुई और उसके बाद भाजपा नेता के एक घर के पास लोग जमा हो गए। आरोप है कि वहाँ पर पथराव किया गया, जिसके जवाब में भाजपा नेता ने गोलीबारी की, फायरिंग की अपने पिस्तौल से, जिसमें 3 लोगों में घायल होने की बात हुई। और चंदन कुमार राय नाम का एक युवक जो है 25-26 साल का, उसकी इस फायरिंग में मौत हो गई। तो इस मामले में भाजपा के जो आरोपित नेता हैं और उनके चचेरे भाई 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एफआईआर में 12 लोगों का नाम दिया गया है। तो ये थी रोहिणी आचार्य पर एफआईआर और छपरा संसदीय सीट के बारे में, सारण संसदीय सीट के बारे में जानकारी, जहां पहले आज तक के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब इस पाबंदी को 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब चर्चा करते हैं भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के बारे में, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। आरोप है कि एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ काराकाट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं
यहाँ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं। पवन सिंह भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे। उनके खिलाफ उनके जो निष्कासन का पत्र है उसमें कहा गया है कि उनका चुनाव लड़ना निर्दलीय के रूप में दल विरोधी है और इससे पार्टी की छवि भी धूमिल हुई है। आपको पता है कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने पहले आसनसोल से टिकट दिया था, जहां से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार हैं। तो पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं और ये उम्मीद कर रहे थे कि पवन सिंह जो है वहाँ पर उम्मीदवार नहीं बनेंगे, लेकिन दूसरी ओर ये भी चर्चा थी कि पवन सिंह उम्मीदवार बन सकते हैं और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार का पर्चा दाखिल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश की कि वो अपना नाम वापस ले लें। जब ये कोशिश नाकाम हुई तो अब उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अब चर्चा करते हैं चुनाव आयोग के एक आदेश की, जिसमें उसने कहा है कि धर्म जाति पर प्रचार से बचा जाए। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस मामले में नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने प्रचार प्रसार के दौरान धर्म, जाति, भाषा, सेना और संविधान पर दिए जा रहे बयान को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए इससे बचने की नसीहत की है। आयोग ने कहा है कि स्टार प्रचारकों को भी ऐसे बयानों से रोका जाए। आयोग ने अग्निवीर मामले में जो टिप्पणी की जा रही है उससे भी बचने को कहा है। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर कई पार्टियों ने आपत्ति की थी और कई आम लोगों ने भी कहा था कि उनके बयान जो है काफ़ी आपत्तिजनक या उनकी जो भाषा है वो काफ़ी आपत्तिजनक हो रही है। इसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी ने इस पर शिकायत भी दर्ज की थी। फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस के बारे में शिकायत दर्ज की, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी व्यक्ति के बारे में कोई आदेश न पारित करते हुए एक आम सा आदेश पारित किया है, जिसमें दोनों पार्टियों से कहा गया है कि वो धर्म, जाति, सेना, संविधान वगैरह पर संभल कर बयान दें। अब कुछ अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। चुनाव में सभी नेता अपना अपना प्रचार कर रहे हैं और चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इस मामले में एक गिनती आज जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50 जनसभाएं की है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस मामले में डबल सेंचुरी लगाई है। वो लगातार 200 से अधिक चुनावी सभाएं कर चुके हैं वो, और लगातार हर चुनाव क्षेत्र में वो जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं और बताया जा रहा है कि उनके चुनावी सभा में काफ़ी भीड़ जमा हो रही है। चर्चा करते हैं बांग्लादेश के सांसद की हत्या के बारे में। इनके बारे में पहले से ही जानकारी थी कि ये लापता हो गए हैं। इनका लोकेशन जो है कभी मुजफ्फरपुर कभी कोलकाता में मिला था। अब बांग्लादेश के सरकार का कहना है कि उनकी हत्या हो गई है और इस मामले में बांग्लादेश से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक चर्चा करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के इंटरव्यू की। उन्होंने हिंदुस्तान अखबार को जो इंटरव्यू दिया है उसमें दावा किया है कि इंडिया गठबंधन जो है उसकी सीटें 300 से अधिक होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। एक और अहम खबर पश्चिम बंगाल से है। कई जो ओबीसी वर्ग है वहाँ के बारे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया, जिससे 2010 और 2012 के बीच जिन 42 जातियों को ओबीसी में डाला गया था वो निरस्त हो गया और इस आधार पर जो नौकरी जिन लोगों को मिली है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो फैसला स्वीकार नहीं करती हैं और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। एक अंतर्राष्ट्रीय खबर के चर्चा के साथ आज के अंक को समाप्त करेंगे। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फ़लस्तीन को देश का दर्जा दिया है। इसराइल ने इस फैसले की निंदा की है। नॉर्वे ने कहा है कि पश्चिम एशिया में शांति के लिए फ़लस्तीन को देश का दर्जा देना ज़रूरी है। तो पश्चिम एशिया में जो हिंसा का दौर चल रहा है, कभी हमास और कभी इसराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है और इसमें हज़ारों लोग, 35,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, उसके बाद अब जो है यूरोपीय देशों ने तीन देशों का, जैसा कि मैंने जिक्र किया, उन लोगों ने फ़लस्तीन को देश के रूप में
मान्यता दी है, हालांकि इस पर इसराइल ने आपत्ति जाहिर की है। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात भी बता सकते हैं कि क्या अच्छा हो सकता है और क्या अच्छा लग रहा है। आपसे खबरों के सुर्खियों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।